हेलो एवरीवन। आज के सेशन में बात करेंगे कि जब आपका एग्जाम क्वालिफाई आप कर लोगे, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद जब आपका पेट वाली कट ऑफ आ जाएगी, आप पेट का एग्जाम दे लोगे जो फिजिकल वाला एग्जाम होता है, तो फाइनली होता है मेडिकल। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं है कि रेलवे के मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमारी बॉडी में कौन कौन सी कमियां नहीं होनी चाहिए। तो आज स्टार्टिंग से लास्ट तक के पूरे प्रोसेस को हम स्टेप टू स्टेप डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ इस तरीके से बताऊंगा और मैं वो फील आपको दिलाऊंगा कि आप बिल्कुल अपने जिस भी मेडिकल हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, आप उस मेडिकल हॉस्पिटल में हो और स्टेप टू स्टेप आपका आगे क्या क्या कौन कौन से टेस्ट होने हैं वो सारी बातें वन बाय वन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि जम के शेयर करिएगा इस वीडियो को ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत इंफॉर्मेटिव है क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वाकई में ये नहीं पता है कि मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, टेस्ट में होता क्या क्या है। वो सारे डाउट्स आपके आज से एक छोटे से वीडियो में खत्म हो जाएंगे। मुश्किल से मैं आपका केवल 15 मिनट लूंगा और इस 15 मिनट में मैं आपको पूरे मेडिकल टेस्ट की इंफॉर्मेशन बता दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले भाई, सबसे पहले क्या होगा, आप जिस भी रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल टेस्ट होना है आप वहां पहुंचोगे तो आपको जब नोटिस आती है तो नोटिस में आपसे पहले ही ये कह दिया जाता है कि आप अपने घर से अप्रोक्सीमेट 6 से 7 दिन का टाइम लेके निकलिए। क्यों? क्योंकि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में आपका मेडिकल हो जाए, एक ही दिन में आपके पेट की ट्रेनिंग हो जाए और जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है मेडिकल आपका वहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो पहली बात तो मान लो कि मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं जब घर से चलूंगा तो मैं अपने खाने पीने रहने का इंतजाम जो है वो इतना करके चलूंगा कि अगर 6 से 7 दिन मुझे बाहर रहना पड़ जाए तो मैं सरवाइव कर सकूं। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। अब हम पहुंच गए जिस मेडिकल हॉस्पिटल में हमारा मेडिकल होना है वहां। तो जब आप मेडिकल हॉस्पिटल में पहुंचोगे तो टाइमिंग वगैरह सब कुछ आपको पहले से ही बता दी जाएगी कि आपको कितने बजे रिपोर्ट करना है, किस रेलवे हॉस्पिटल में करना है। वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही आपके एडमिट कार्ड पे बता दी जाती है। तो जब आप मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचोगे तो अब मैं स्टार्ट करता हूं और आपको वो प्रोसेस बताता हूं कि स्टार्टिंग से लास्ट तक वहां पे होता क्या है। सबसे पहले वहां पे आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। आपका नाम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कहां से आप बिलोंग करते हो, किस जोन से आपने अप्लाई किया, आपका रोल नंबर कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे क्या करनी है, फॉर्म में फिल कर देनी है। और उसी फॉर्म में एक डिक्लेरेशन होता है जिस डिक्लेरेशन में आपसे ये कहा जाता है कि अगर आपके शरीर में पहले से कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत का मतलब कहीं जले का निशान है, कहीं कटा पिटा है, कोई दिक्कत है, तो वो आप पहले से ही रेलवे को इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारी बॉडी में ये दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर बाद में वो दिक्कतें पाई गई और आपने फॉर्म में मेंशन नहीं किया है तो आपका कैंडिडेचर वहीं से खत्म हो जाएगा, यानी कि आप मेडिकल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो पहला काम क्या हुआ, हम पहुंचे, हमें एक फॉर्म मिला, हमने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के साथ साथ अगर हमारी बॉडी में कहीं कोई चोट है, कुछ कटे पीटे का निशान है, कहीं हम जल गए थे, हमारे जले का कोई निशान है, तो वो सारी चीजें हम उस फॉर्म में ही मेंशन कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई, हमने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है वो सारी इंफॉर्मेशन सही है। इतना काम हो गया। अब जैसे ही आप उस फॉर्म को सबमिट करोगे तो फिर लगवाई जाती है एक लाइन। अब लाइन कौन लगवाएगा, तो आपके जो भी रेलवे हॉस्पिटल के वहां पे अधिकारी ऑफिसर्स होंगे वो आपकी एक लाइन लगवाएंगे। और मैं अब स्लाइड के थ्रू आपको बताता हूं कि सबसे पहले क्या होगा। तो जब आप लाइन लगा लेंगे तो वन बाय वन आपको चलना होगा और सबसे पहले होगा आपका बीपी टेस्ट, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर नापा जाएगा कि आपका बीपी कितना है। तो नॉर्मली होता क्या है कि सारे एस्पिरेंट का बीपी ठीक होता है, बट बहुत लोग होते हैं ना, काफी पैनिक हो जाते हैं कि अरे क्या होगा क्या नहीं होगा, थोड़ा सा डर सहम से जाते हैं। तो उस केस में आपका जो बीपी है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट नॉर्मली ऐसे तो नॉर्मल बीपी रहता है, क्योंकि अकेले तो आप रहते नहीं हो, कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं तो बहुत ज्यादा डर वाली फीलिंग नहीं आती है। बट फिर भी आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपको पता है 80 टू 120 के बीच आपका बीपी होना चाहिए। तो पहला टेस्ट जो आपका होगा, आपको लाइन लगवा दी जाएगी, लाइन में वन बाय वन आपका सबसे पहले बीपी चेक होगा। तो पहला टेस्ट हमारा कौन सा हुआ, पहला टेस्ट हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। आप हॉस्पिटल पहुंचे, आपने फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल करने के बाद अब यहां से शुरू होता है टेस्ट का सिलसिला।
पहली और इंपॉर्टेंट बात एक और यहीं पे सुन लो कि आपको साफ साफ ये इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि आप जब भी मेडिकल टेस्ट देने आओगे तो आपको खाली पेट आना होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? अरे खाली पेट आएंगे, पूरे दिन का सवाल है, खाना कब खाएंगे, भूख लगेगी तो क्या होगा? इन सारे सवालों पे भी जवाब मैं आपको आगे वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले होगा आपका बीपी टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया। ठीक है सर, ब्लड प्रेशर टेस्ट हो गया। जैसे ही आप सबका बीपी टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपका सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा नियर विजन। अब एक एक बात को सुनते भी रहना कि ये नियर विजन बेसिकली है क्या। नियर विजन क्या होता है? तो नियर विजन टेस्ट में क्या होता है, आपको एक बुक दे दी जाएगी। उस बुक में हिंदी और इंग्लिश में बहुत छोटे छोटे लेटर्स लिखे होंगे। लेटर्स का मतलब कोई पैराग्राफ ही होगा और आपको क्या करना है, उसको पढ़ के बताना है। यानी कि आपकी पास की नजर कमजोर तो नहीं है। बेसिकली ये टेस्ट होता है इस नियर विजन टेस्ट में। तो आपका बीपी चेक होने के बाद अगला जो टेस्ट है, सेकंड टेस्ट, वो होगा आपका नियर विजन, जिसमें आपको एक बुक दे दी जाएगी। काफी छोटे छोटे फॉन्ट उसमें होंगे, हिंदी और इंग्लिश के पैराग्राफ होंगे और वो आपसे कहेंगे कि इन पैराग्राफ को रीड करके हमें बताइए। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा किताब उठानी है, जो भी किताब वो दे, और उस किताब को रीड करके जो भी मैटर लिखा हो वो मैटर उनको पढ़ के सुना देना है। दो टेस्ट हो गए। अब आ जाता है तीसरा टेस्ट, और तीसरा टेस्ट आपका होता है कलर ब्लाइंडनेस का। कलर ब्लाइंडनेस का भी बहुत बड़ा रोल है। तो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट बेसिकली क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस सेट कर रखी है। तो कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, इस टेस्ट में फिगर के अंदर एक सर्टेन नंबर लिखी होती है, जो कई सारे देखो कलर हैं यहाँ पे। जैसे ये देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर हम जान रहे हैं 12 लिखा हुआ है। बट अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की दिक्कत होगी, कलर पहचानने में दिक्कत होगी, देन डेफिनेटली आप ये नहीं बता पाओगे कि अंदर 12 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से कुछ इमेजेस होंगी, उन इमेजेस के अंदर एक सर्टेन नंबर लिखे होंगे, आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। ये होता है बेसिकली आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। फॉर्म भर दिए, बीपी नपवा लिए, बीपी ठीक है। अब एक चीज जान लो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि किसी एक स्टेप पे आप फेल हो जाओ तो आपसे वहीं से कह दे कि हाँ भाई वापस जा सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बाद में ओवरऑल ग्रेडिंग बनती है। तो पूरी इंफॉर्मेशन सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। तीसरा टेस्ट क्या हुआ भाई, बीपी हो गया। बीपी के बाद आपका नियर विजन हो गया कि हाँ भाई आपकी जो पास की नजर है वो बिल्कुल ठीक काम करती है, आप आराम से पढ़ लिख सकते हो। तीसरा टेस्ट हो गया आपका कलर ब्लाइंडनेस का, जहां पे कलर इमेज के अंदर एक सर्टेन नंबर होगा, उस सर्टेन नंबर को आपको पढ़ के बता देना है कि हाँ भाई अंदर कौन सा नंबर लिखा हुआ है। अब जो बात मैंने आपको बताई थी खाली पेट जाने वाली, वो इसलिए क्योंकि होता क्या है, आपका ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि कहीं आप डायबिटीज या शुगर के पेशेंट तो नहीं हो। इसीलिए कहा जाता है कि आपको खाली पेट आना है। खाली पेट आने का यही रीजन है कि आपका शुगर और डायबिटीज, शुगर या डायबिटीज एक ही चीज है। तो ये डायबिटीज टेस्ट होता है, इसी की वजह से आपसे कहा जाता है कि आपको खाली पेट आना है। तो चौथा टेस्ट जो आपका होने वाला है वो आपका ब्लड टेस्ट होने वाला है। इस ब्लड टेस्ट में बेसिकली वो डायबिटीज का चेकअप करते हैं कि कहीं आप डायबिटिक पेशेंट तो नहीं हो। तो अगर आपको ऐसा कुछ है कि आपको डायबिटीज की जरा से भी दिक्कत है या प्री स्टेज में हो, तो आप क्या करो, परहेज वगैरह करके अपने मेडिकल के टाइम पे अपने शुगर को बिल्कुल मेंटेन रखो, बिल्कुल भी उसको बढ़ने ना दो। इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। चौथा टेस्ट कौन सा हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया। अब जैसे ही आपका ब्लड टेस्ट हो जाएगा, ब्लड टेस्ट होने के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो अगला टेस्ट होता है आपका यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट में क्या होगा, आपको प्लास्टिक के कप दे दिए जाएंगे, आपसे कहा जाएगा आप वॉशरूम जाइए और थोड़ा थोड़ा यूरिन अपना इसमें ले आइए। आप लाके डॉक्टर को अपना सैंपल दे दोगे, वो उसके बाद अपना जो भी प्रोसेस है यूरिन टेस्ट का, वो पूरा प्रोसेस वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मेजर टेस्ट कौन कौन से हुए जो आपकी बॉडी से रिलेटेड है, बीपी वाला हुआ, दूसरा आपका ब्लड टेस्ट हुआ, और तीसरा हुआ आपका ये यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट के बाद अगला जो टेस्ट है, अब कभी कभी होता क्या है, जैसे कुछ रेलवे हॉस्पिटल में प्रोसेस काफी फास्ट होता है, लेकिन कुछ रेलवे हॉस्पिटल्स में प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है। तो अगर इतना प्रोसेस करने में दोपहर हो गई तो फिर आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आप जाइए और आराम से कुछ खा पी के लंच वगैरह करके वापस से एक सर्टेन टाइम बता दिया जाएगा कि 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि इतने बजे तक आप सभी को वापस आ जाना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको खाली पेट बुलाया जाएगा तो खाने पीने का मौका नहीं दिया जाएगा। दोपहर में 1 से 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। उस 1 से 1.5 घंटे के टाइम में आप आसानी से खा पी सकते हो, अपने सारे काम कर सकते हो। सारे काम का मतलब खाने पीने वाला। इतने टेस्ट हो गए। यूरिन टेस्ट के बाद अगला जो टेस्ट होता है वो होता है आपका चेस्ट एक्सरे एंड ईसीजी। अब देखो बहुत रेलवे हॉस्पिटल ऐसे हैं जो केवल चेस्ट एक्सरे करते हैं और बहुत ऐसे हैं जो एक्सरे और ईसीजी दोनों करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि ईसीजी की जरूरत कब पड़ती है। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लो कि आपके चेस्ट का एक्सरे हुआ,
और एक्सरे होने पर एक्सरे में अगर कहीं कोई दिक्कत पाई जा रही है, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देखेगा, रिपोर्ट में उसने देखा कि आपके एक्सरे में कहीं कोई दिक्कत है, तो तुरंत वो क्या करेगा, तुरंत वो आपसे कहेगा कि जाइए अपना ईसीजी रिपोर्ट लेके आइए। अब अगर उस रेलवे हॉस्पिटल में ईसीजी वाली सुविधा होगी तो आपका टेस्ट वहीं हो जाएगा, नहीं तो वो आपको बता देंगे कि पास का वो हॉस्पिटल, पास का वो हॉस्पिटल, यानी कि जहां भी ईसीजी टेस्ट हो सकता होगा वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई वहां चले जाओ, अपना ईसीजी टेस्ट करवा लो और हमें उसकी रिपोर्ट ला के दो। तो ये ईसीजी बहुत से रेलवे हॉस्पिटल वहां पे तब होता है जब आपकी एक्सरे में कोई दिक्कत पाई जाती है, नहीं तो कॉमनली क्या होता है, केवल और केवल एक्सरे टेस्ट होता है। और अगर एक्सरे टेस्ट में आपको कोई दिक्कत फील नहीं हो रही है, डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं बिल्कुल एक्सरे आपका नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर ईसीजी की कोई जरूरत नहीं पड़ती। छठवां टेस्ट हो गया आपका एक्सरे टेस्ट, ईसीजी हो गया। आगे चलिए, अगला जो नंबर आता है सेवेंथ वाला, तो सातवां टेस्ट होता है आपका कंप्यूटर आई टेस्ट। अब इस कंप्यूटर आई टेस्ट में बेसिकली क्या होता है वो बात भी मैं आपको समझा देता हूं। कंप्यूटर आई टेस्ट में डॉक्टर ये चेक करते हैं कि आपने अपनी आंख में कोई लेंस तो नहीं लगा रखा। तो पहले तो वो आपसे कहते हैं कि अपनी आंख को आप रब करिए। रब करने का मतलब जैसा होता नहीं कि अपनी आंख को ऐसे ऐसे होता है, मीज देते हैं, कस के उसको रब कर देते हैं। तो पहले तो वो आपकी आंख पे बोलेगा कि अपनी उंगली से कस के रब कर दीजिए, मीज दीजिए उसको। अब आपने अगर इतना कर दिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लेंस लगा होगा तो वो वैसे ही निकल आएगा। उसके बाद क्या होता है, बहुत जगह ऐसे होता है कि वो जैसे दूरबीन नहीं होती है वैसा कुछ आपकी आंख पे लगा के चेक कर लेते हैं, या फिर जब आप ऐसे ऐसे अपनी आंख को रब करते हैं तो आपकी फिंगर को एक लेंस टाइप का होता है उस पर टच करा के। तो कुल मिला के वो उनके प्रोसेस का तरीका है, वो कैसे टेस्ट करते हैं वो अलग केस है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये इसलिए होता है कि कहीं आपने चोरी से अपनी आंख में लेंस तो नहीं लगा रखा है। आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि सर जो लोग चश्मा लगाते हैं उनके लिए क्या होगा, उनका भी मैं अभी बताता हूँ आपको कि उनका क्या केस है। अभी आप बाकी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ बताऊंगा, बस पूरा वीडियो लास्ट तक देखना। तो सातवां टेस्ट होगा आपका कंप्यूटर आई टेस्ट, जिसमें बेसिकली ये चेक किया जाता है कि आपने कहीं अपनी आंख में कोई लेंस तो नहीं लगा रखा। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आपका वहीं पे वो बात सामने आ जाती है, क्योंकि भाई मशीनों से चेक होता है और आप सबको पता है आजकल तो मेडिकल में इतनी हाईटेक मशीनें हैं कि आप कुछ भी छिपा नहीं सकते। जब कंप्यूटर आई टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद अगला नंबर आता है और ये होता है आपका पाइल्स टेस्ट, जिसको आप हिंदी में बवासीर कहते हो। पाइल्स टेस्ट में क्या है कि यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आप जाएंगे एक रूम में, एक रूम में बुलाने के बाद आपसे डॉक्टर कह देते हैं कि अपने पूरे कपड़े आप निकाल दीजिए। जी हाँ, पूरे कपड़े, खुला बोल रहा हूँ, पूरे कपड़े का मतलब आपको अंडरवियर भी निकाल देनी होती है। ऐसा मन में कोई डाउट मत रखिएगा कि बाद में कमेंट करके पूछो सर क्या अंडरवियर भी निकालनी होती है। बिल्कुल सही बात है, पूरे कपड़े का मतलब आपको अपने पूरे कपड़े निकाल देने। फिर वो डॉक्टर आपसे कुछ देर तक 2-4 मिनट एक्सरसाइज करवाते हैं। एक्सरसाइज का मतलब उठक बैठक करवा लिया, अप डाउन करवा लिया, जंपिंग करवा लिया। इतना करवाने के बाद वो आपसे कहते हैं कि आप झुक जाइए और आपसे खांसने के लिए बोलते हैं। और जब आप खांसते हो तो वो उसी टाइम पे आपके बैक साइड में जाके चेक कर लेते हैं कि आपको कहीं पाइल्स की कोई दिक्कत है या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आठवां टेस्ट जो है वो आपके पाइल्स का टेस्ट होता है। और पाइल्स टेस्ट के साथ साथ जब आप पूरा न्यूड हो जाते हो, आप अपने सारे कपड़े निकाल देते हो, तो वो देख के ही, या फिर बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो टच करते हैं, या फिर बहुत से डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बिना टच किए देख के ही बता देते हैं कि आपको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ये दो टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पाइल्स का, एक हाइड्रोसील का। ये मेरी आपको सलाह है कि अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दिया है या एग्जाम देने वाले हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका एग्जाम बेहतर हुआ है, आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, देन आपको अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है हाइड्रोसील या पाइल्स की तो आप उसका इलाज करवा लीजिए। मैं बहुत साफ सुथरी बात बता रहा हूं। अभी मैं ये भी बताऊंगा कि इनकेस अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है तो क्या होता है, वो भी बताऊंगा। बट कोशिश ये करिए कि प्रॉब्लम वहां होने ही ना पाए। होता क्या है, इन केस अगर आपको हाइड्रोसील या पाइल्स जैसी कोई दिक्कत होती है तो आपको रीमेडिकल के लिए कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा रीमेडिकल की नौबत ना आए तभी बेहतर है, क्योंकि टाइमली कोई चीज हो जाएगी सबके साथ तो वो ज्यादा बेहतर है। रीमेडिकल में फिर प्रोसेस बहुत टाइम टेकन हो जाता है, लंबा 1-2 साल तक वो गैप आपका बढ़ता चला जाएगा। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं, अगर आपको हाइड्रोसील या पाइल्स जैसी कोई दिक्कत है तो आप अपना ट्रीटमेंट अभी से करवा सकते हो, अभी आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवा सकते हो। टोटल कितने टेस्ट हो गए, 9 टेस्ट हो गए। 9 टेस्ट के बाद अगला जो टेस्ट होता है 10वां टेस्ट, ये होता है आपका डिस्टेंस विजन। डिस्टेंस विजन टेस्ट में क्या होता है, देखो ये सारे टेस्ट के नाम के साथ साथ मैं ये भी बताता जा रहा हूं कि होता कैसे है और इस टेस्ट में होगा क्या। तो जो डिस्टेंस विजन टेस्ट है, इस टेस्ट में 6 मीटर की डिस्टेंस पे आपको खड़ा करा दिया जाएगा। आपने सही सुना, कितने मीटर की डिस्टेंस पे, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। 6 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा कराने के बाद आपको ऐसा एक चार्ट दिखाया जाएगा।
आप में से अगर कोई ऐसा बंदा है जो चश्मा टेस्ट करवाने गया होगा या जो अपने घर में किसी का चश्मा टेस्ट करवाने गया होगा, तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम चश्मा टेस्ट करवाने जाते हैं तो हमें एक ग्राफ दिखाया जाता है और उस ग्राफ में हमसे अक्षर पढ़वाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्टेंस विजन में 6 मीटर की डिस्टेंस से एक ऐसा ही आपको चार्ट दिखाया जाएगा और इस चार्ट में आपसे डॉक्टर पता है क्या पूछेगा? डॉक्टर कहेगा कि बताइए सबसे टॉप वाला लेटर कौन सा है और उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। डायरेक्शन इन द सेंस कि आपको बताना है ईस्ट में है या वेस्ट में है या नॉर्थ में है या साउथ में है। इसी तरीके से वो आपसे कहेगा कि भाई थर्ड लाइन में आ जाओ और थर्ड लाइन में जो पहला लेटर है आप बताओ कि वो लेटर क्या है और उस लेटर की डायरेक्शन क्या है। तो वो आपका डिस्टेंस विजन टेस्ट करते हैं कि आपको एक सर्टेन डिस्टेंस से पढ़ने या लिखने में कहीं कोई समस्या तो नहीं। उनका मेन मोटिव यही होता है। तो डिस्टेंस विजन टेस्ट में एक चार्ट के थ्रू आपसे कुछ सर्टेन लेटर हैं जिनके डायरेक्शन और वो लेटर क्या लिखा हुआ है ये आपसे पूछा जाता है। और फाइनली जो टेस्ट होता है वो होता है आपका कलर चेक। क्योंकि आपको पता है कि रेलवे में अगर हमें काम करना है तो रेलवे में सिग्नल लाइट होती है, आप सबको पता है, रेड ग्रीन और येलो। तो कलर चेक में क्या होता है, लेजर लाइट के थ्रू आपको कलर पहचानने होते हैं। लेजर बीम आएगी, लेजर रे आएगी, आपको बताना होगा कि कौन सा कलर है। रेड है तो आप रेड बताओ, येलो है तो येलो बताओ, ग्रीन है तो ग्रीन बताओ, क्योंकि इन सारी चीजों का भी हमें काम लगना है। तो ये आपके टोटल कितने टेस्ट हो गए? 11 टेस्ट हो गए और यही 11 टेस्ट आपके रेलवे के मेडिकल में होते हैं। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है, इन 11वें टेस्ट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है फिजिकली, तो आप उसका अभी इलाज करवा लीजिए, वो आपके आगे के लिए बेहतर रहेगा। नहीं तो री मेडिकल में फिर आपको दिक्कत होगी। अब ऐसे जितने लोग हैं, जितने लोग चश्मा लगाते हैं, तो जितने भी लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग ध्यान रखिएगा कि आप गेटमैन की नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं हो। गेटमैन की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। गेटमैन की पोस्ट के लिए आपका मेडिकल बिल्कुल डिस्क्वालीफाई है। गेटमैन की पोस्ट को छोड़ के जो अदर पोस्ट है उसमें आप आराम से अपना मेडिकल करवा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो मेडिकल है, ये मेडिकल आपका रेलवे हॉस्पिटल में ही होना है। तो अपने आप को वेल प्रिपेयर रखिए। मैंने जितने भी टेस्ट बताए हैं उसमें से कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप उन प्रॉब्लम्स को पहले ही रिजॉल्व कर लीजिए, ताकि उस टाइम पे जाके आपको कहीं ऐसे कोई दिक्कत ना होने पाए। ये वो टेस्ट हैं, ये वो डाउट हैं जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को रहते हैं, क्योंकि सबको नहीं पता है कि रेलवे हॉस्पिटल जाने के बाद वहां पे होगा क्या, कौन कौन से टेस्ट होंगे। वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। उम्मीद है कि आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जम के शेयर करिएगा मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।